अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अल्टीमेट मर्न स्टैक मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 14। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोजीशनिंग इन सीएसएस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको एलिमेंट्स की एग्जैक्ट प्लेसमेंट कंट्रोल करने में मदद देता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग, जैसे कि स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी और फिक्स्ड। हर एक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी करेंगे। लेक्चर के एंड तक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे और आप सीएसएस पोजीशनिंग को यूज़ करके अपने एलिमेंट्स को अच्छे से पोजीशन कर सकेंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैलेंज शुरू करते हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ अभी, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया है जिसके अंदर मैंने readme.md के नाम से एक फ़ाइल बनाई हुई है और एक हमारे challenge.html की फ़ाइल है। तो चैलेंज को हम बाद में देखेंगे। यहाँ से मैं इसको ओपन विद कोड करूँगा। तो हमारी जो readme.md की फ़ाइल है मैं उसकी तरफ आता हूँ। आज हमने, जैसे कि हमारा टॉपिक है CSS पोजीशनिंग, तो पोजीशनिंग क्या होता है? द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ पोजीशनिंग मेथड यूज्ड फॉर एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में 4 से 5 तरह की हमारे पास पोजीशंस होती हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन आती है किसी भी एलिमेंट की, वो होती है स्टैटिक। स्टैटिक मींस के उसमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं हुई होती, जो बिल्कुल नॉर्मल उसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है और उसका कोई भी काम नहीं होता। स्टैटिक बेसिकली, तो आप सोचेंगे कि अगर इसका कोई काम होता नहीं है, इससे कोई भी फ़र्क पड़ता नहीं है किसी भी एलिमेंट पे, तो ये होती ही क्यों है? ये इसलिए होती है कि अगर हमने कोई क्लास यूज़ करके 10 एलिमेंट को सेम क्लास दी है और 10 के 10 की हमने पोजीशन चेंज की है, उनकी कोई और वैल्यू दी है, तो अब हमने एक एलिमेंट को चेंज करना है दोबारा वापस। तो यहाँ तो ये है, हम उसके लिए सारे स्टाइल्स दोबारा लगाएं जो हमने क्लास यूज़ करके सब के लिए लगाए हुए हैं। लेकिन हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम उस सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन जो है वो स्टैटिक कर देंगे। तो स्टैटिक करने से वो दोबारा अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन होगी उस पर आ जाएगा वो एलिमेंट। तो इसीलिए ये स्टैटिक पोजीशन है हमारे पास। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्टैटिक पोजीशन होती है। और इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है? अंडरस्टैंडिंग पोजीशनिंग इज़ क्रिटिकल फॉर क्रिएटिंग कम्प्लेक्स लेआउट्स एंड कंट्रोलिंग द एग्जैक्ट प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द वेब पेज। इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 से 3 इमेजेस हैं और वो इमेजेस इस तरह से हैं कि वो कुछ आपके पास ना पीसेस हैं एक इमेज के, अब उन पीसेस से मिल के एक इमेज बनेगी। तो उन पीसेस को आप किस तरह से जोड़ेंगे? मतलब अपने वेब पेज के ऊपर एक आपके पास एक कंटेनर है और अब उस कंटेनर के अंदर मैंने वो 3 इमेजेस यूज़ कर ली हैं। अब वो तीनों इमेजेस कैसे आएंगी? 1 बाय 1 आएगी। अब मैं चाहता हूँ एक इमेज आए, उसके ऊपर थोड़ा सा उसका 80% एरिया के ऊपर दूसरी इमेज आए, 20% जो फर्स्ट इमेज है वो नज़र आए, 80% उसके ऊपर दूसरी इमेज आ जाए। तो वो मैं किस तरह से करूँगा? वो मैं वैसे तो नहीं किसी चीज़ से कर सकता। तो इस तरह की चीज़ों के लिए, इस तरह की कम्प्लेक्स चीज़ों के लिए हमारे पास पोजीशन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा। तो अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ गई। बाकी जब हम इसको अपना प्रैक्टिकल जो हमारा प्रोजेक्ट होगा सीएसएस को कंप्लीट करने के बाद, हम उसमें इसको पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे तो फिर आपको इसकी और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग की। सबसे पहले हमारे पास है स्टैटिक पोजीशनिंग, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया भी है। डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग मेथड, ये जो है ये हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग आती है वो है। एलिमेंट्स आर पोजीशनड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ़्लो, जो कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट का फ़्लो होता है। जैसे हम इमेज को यूज़ करते हैं वो जिस तरह से आती है, तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट का जो फ़्लो होता है, जो अब तक हम हर एलिमेंट का देखते आए हैं कि वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, वो सब की पोजीशन थी स्टैटिक। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है रिलेटिव पोजीशनिंग। एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। तो ये रिलेटिव पोजीशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक डिव है, एक आप ऐसे कह लें एक कंटेनर है, तो जिसकी एक स्पेसिफिक विड्थ है, लेट्स सपोज उसकी 300 पिक्सल विड्थ है और 200 पिक्सल उसकी हाइट है। तो यहाँ 300 पिक्सल और हाइट और 300 पिक्सल उसकी विड्थ काट लें, वो एक बॉक्स टाइप शेप में हमारे पास कंटेनर है। अब वहाँ पे मैंने एक H1 टैग को यूज़ किया। मैंने वहाँ पे लिखा दिस इज़ हेडिंग 1 टैग, मैंने उसके अंदर H1 के अंदर ये लिखा है। और अब वो H1 कैसे आएगा? वो उस बॉक्स के लेफ़्ट और टॉप कॉर्नर में से स्टार्ट होगा, वो जो हमारा H1 टैग होगा। लेकिन अगर मैं उस H1 की पोजीशन रिलेटिव कर दूँ, मैं उसमें लिख दूँ बॉटम
कॉलन आगे उसकी वैल्यू दे दूँ बॉटम की 0, तो वो हमारा लेफ़्ट पे रहेगा, लेफ़्ट साइड पे, लेकिन वो बॉटम से आएगा, बिल्कुल बॉटम में चला जाएगा उस बॉक्स के। तो अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ कि राइट साइड से उसको 0 कर दो, तो वो बॉटम में और राइट साइड से 0 हो जाएगा, मतलब कि वो बॉटम में राइट साइड पे आएगा। तो इस तरह से हम रिलेटिव जो हमारी पोजीशन होती है उसका यूज़ करके अपने एलिमेंट्स को अपने कंटेनर में जो हमारा पेरेंट एलिमेंट होता है उसमें किसी किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास पोजीशन होती है कि एब्सोल्यूट पोजीशन। अभी आपने फ़िक्र नहीं करनी, हम इन सब को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इन सब का। तो एलिमेंट्स इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर और इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक। तो इसका भी मतलब सेम ही होता है, जैसे हमारे पास रिलेटिव पोजीशन होती है वैसे ही हमारे पास एब्सोल्यूट पोजीशन होती है। लेकिन एब्सोल्यूट पोजीशन से क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन को जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी जहाँ से वो स्टार्ट हो रही होगी, मींस के जब मैंने उसको यूज़ किया हेडिंग टैग को, हेडिंग टैग ने अपनी जगह कहाँ पे लेनी है, सबसे ऊपर, मींस के जहाँ से हमारा वो डिव के लेफ़्ट टॉप कॉर्नर से वो जगह लेगा ना h1 टैग। अब उसको मैं रिलेटिव करके जहाँ मर्ज़ी रख दूँ, वो तो मैंने रख दिया उसको पेज में, मैंने आपको बताया कि मैं उसको बॉटम राइट कॉर्नर में ले गया, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है थी ना पहले, जहाँ पे उसने लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में आना था, वो उसकी जगह रिज़र्व्ड रहेगी, मतलब कि वहाँ पे कोई एलिमेंट और नहीं आएगा, वो जगह रिज़र्व्ड रहेगी। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में एलिमेंट अपनी जगह छोड़ देता है। छोड़ देने से मुराद ये है कि जो भी उसकी पूरे डिव में जो जगह होगी उसमें से वो कोई जगह भी नहीं लेगा, उसमें अगर मैं और मज़ीद एलिमेंट यूज़ करूँगा ना, तो जो हमारा पहला h1 है जिसको मैंने एब्सोल्यूट किया है वो ऐसे आएगा जैसे हमारे उस डिव के ऊपर आ रहा है, और जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो स्टार्टिंग से शुरू होगा, स्टार्टिंग से मतलब कि लेफ़्ट टॉप कॉर्नर से। तो ये बेसिकली एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस है। इसके बाद जो हमारे पास है वो है फिक्स्ड पोजीशन। तो फिक्स्ड पोजीशन का क्या काम होता है, एलिमेंट इज पोजीशन फिक्स्ड, एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट, मीनिंग इट सेज इन सेम प्लेस इवन व्हेन द पेज इज स्क्रॉल्ड। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो भी पेज में हम यूज़ करते हैं जहाँ पे फिक्स्ड पोजीशन किसी भी एलिमेंट की, तो वो एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा फिक्स हो जाता है पेज में उसी जगह पे जहाँ पे हम उसको फिक्स करेंगे, टॉप बॉटम राइट और लेफ़्ट का यूज़ करके। अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिक्स्ड की अगर मैं बात करूँ तो फिक्स्ड हमारा, जैसे कि हमने अगर आपने किसी वेबसाइट को विज़िट किया है और वहाँ पे एक व्हाट्सएप का आइकन आ रहा होता है कि उस बटन पे क्लिक करके, व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप उनके व्हाट्सएप पे जा सकते हैं वेबसाइट से डायरेक्टली। तो वो जब हम उसको वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो होता है, जो व्हाट्सएप का आइकन, व्हाट्सएप का जो बटन आ रहा होता है, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा होता, वो बिल्कुल ऐसे पेज के ऊपर जो है ना वो पेस्ट हो चुका है। तो वो उसके लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए हम फिक्स्ड पोजीशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टिकी पोजीशन की, तो एलिमेंट इज ट्रीटेड एज रिलेटिव अंटिल इट क्रॉसेस अ स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड, देन इट इज़ ट्रीटेड एज फिक्स्ड। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने एक पर्टिकुलर स्पेस उस एलिमेंट को प्रोवाइड कर दी है, तो उतनी स्पेस के बाद, मींस के अगर मैंने एक एलिमेंट को स्टिकी कर दिया है टॉप से, मतलब कि पेज के ऊपर से मैंने उसको 100 पिक्सल पे स्टिकी कर दिया है, तो उसका मतलब क्या होगा, जब मैं अपने पेज को स्क्रॉल करना शुरू करूँगा तो वो 100 पिक्सल तक तो नीचे आएगा, उसके बाद वो फिक्स हो जाएगा। उससे ज़्यादा अगर मैं अपने पेज को स्क्रॉल करता रहूँगा तो हमारा बाकी कंटेंट तो ऊपर जाता रहेगा, लेकिन जो हमारा स्टिकी एलिमेंट होगा वो वहीं पे स्टिक कर जाएगा। तो यही स्टिकी का काम है, स्टिकी पोजीशन का। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ और इन सब को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कुछ बना लेता हूँ डिव्स वगैरह, तो ये मैं इसको आईडी दे लेता हूँ, मैं इसको कंटेनर क्लास देता हूँ, आईडी रहने देते हैं। तो इसके अंदर मैंने दो डिव बना लिए हैं, एक लेफ़्ट डिव और एक राइट डिव के नाम से। अब इन दोनों को मैं ना कुछ विड्थ और हाइट दे लेता हूँ, तो मैं इनको देता हूँ विड्थ 50% और हाइट में देता हूँ इनको 400 पिक्सल। और यहाँ पे मैं राइट डिव को भी यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं स्टाइल सेम देना चाहता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आके लेफ़्ट डिव को अगेन यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ बॉर्डर
2 पिक्सल सॉलिड ब्राउन, और यहाँ पे मैं राइट डिव को यूज़ करता हूँ और इसको मैं देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। तो अभी देखते हैं ये किस तरह से लग रहे हैं। ओके, ये दो हमारे पास एलिमेंट आ चुके हैं। अब मैंने इनको राइट लेफ़्ट पे लाना है, तो उसके लिए मैं इसको कंटेनर को यूज़ करूँगा। तो कंटेनर को यूज़ करने के बाद मैं इसका डिस्प्ले, तो यहाँ पे ना मैंने इसका डिस्प्ले फ्लैक्स किया है। अभी इसके बारे में आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जब नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे हम उनमें डिस्प्ले फ्लैक्स बॉक्स वगैरह को पढ़ेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं इन चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये इसको आप टोटली इग्नोर कर सकते हैं। तो अभी मैं आ जाता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे मैं आके H1 का यूज़ करता हूँ। दिस इज़ हेडिंग टैग इन div 1, और यहाँ पे मैं आके कर लेता हूँ इन div 2। तो ये आप देखिए, ये हमारे पास दो हेडिंग्स आ गई हैं अब इनके अंदर। अब मैं जाता हूँ अपने लेफ़्ट डिव के अंदर हेडिंग पे, तो इसके अंदर H1 है, मैंने H1 को यूज़ किया। यहाँ पे मैंने की इसकी पोजीशन रिलेटिव, तो ये देखिए कोई फ़र्क नहीं, सॉरी मैंने इसको स्टैटिक करना था, तो ये मैंने स्टैटिक किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं इसकी पोजीशन को करूँगा रिलेटिव, और रिलेटिव करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा टॉप। तो यहाँ पे मैं दूंगा वैल्यू 20 पिक्सल। अब इससे क्या हुआ, टॉप 20 पिक्सल का मतलब है टॉप से जो भी हमारा एलिमेंट है इसके ऊपर हमारा एलिमेंट क्या है, H1 के ऊपर लेफ्ट डिव, जो कि ये बॉर्डर है। तो टॉप 20 पिक्सल का मतलब है यहाँ पे ये टॉप से 20 पिक्सल इसको नीचे ले आओ। टॉप से ये मतलब कि 20 पिक्सल इसका डिफरेंस गैप हो, सॉरी में जो करेक्ट इसकी बनेगी एक्सप्लेनेशन वो ये होगी कि टॉप से इसको 20 पिक्सल गैप दो। तो अभी मैं इसको जाके इंस्पेक्ट करके चेक करवाता हूँ आपको। तो ये देखें, ये H1 का जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आ रहा है, और उसके बाद अगर मैं इस बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन को ख़त्म करूँ तो ये देखें, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। जो हमने पोजीशन दी है वो ये इसके ऊपर ऐड हो रही है। ये आप देख रहे हैं बॉक्स मॉडल में, ये आपको पोजीशन नज़र आ रही है 20 टॉप से, और बॉटम से नज़र आ रही है -20। बॉटम से -20 क्यों है, क्योंकि हमने इसको नीचे की तरफ कर दिया है। तो मैं ना H1 का ना जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है पहले उसको ख़त्म करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा। तो मैं इसको मार्जिन को करता हूँ 0। तो ये देखे, ये अब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आ रहा है। तो इसमें अगर मैं 20 पिक्सल ऐड करूं टॉप से, तो ये टॉप से 20 पिक्सल का गैप बन गया है इसका। अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड से भी 20 पिक्सल ऐड करूं तो ये लेफ़्ट साइड से भी 20 का गैप बनाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर मैं इसको बॉटम से 20 पिक्सल करूं तो अब क्या होगा, ये देखिए। अब अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉप का भी यूज़ किया है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ और आप देखें ज़रा, अब ये बॉटम से 20 पिक्सल ऊपर चला गया है, मतलब नीचे वाली साइड से 20 पिक्सल ऊपर चला गया है। जहाँ पे ये पहले था, ये पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब मैंने इसको बॉटम से 20 पिक्सल किया है तो ये ऊपर चला गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम करूँ 20 पिक्सल, तो ये देखे क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अभी यहाँ पे नीचे की तरफ मार्जिन आ गया है। ये देखे ज़रा, ये देखें, अभी यहाँ पे नीचे की तरफ मार्जिन आ गया है। लेकिन जब हम पोजीशन में बॉटम को 20 पिक्सल करेंगे तो उसका मतलब होगा कि नीचे से बॉटम किया ना, तो नीचे से इसको 20 पिक्सल का गैप दे दो। जहाँ पे ये भी है यहाँ से इसको 20 पिक्सल का गैप दे दो। तो इसने भी 20 पिक्सल का गैप दिया है, तो ये हमारा एलिमेंट इवन के इससे बाहर जा रहा है अपने पेरेंट एलिमेंट से। अब यहाँ से अगर मैं राइट से इसको करूँ, इसको मैं बंद करूँगा, अगर मैं राइट से करूँ 20 पिक्सल, तो ये देखें, ये अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि लेफ़्ट से 20 पिक्सल भी चल रहा है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे बॉटम और राइट चल रहा है, तो बॉटम से भी ये ऊपर गया है 20 पिक्सल, और राइट साइड से भी ये लेफ़्ट पे गया है 20 पिक्सल। तो अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी जो कि है एब्सोल्यूट की।
ये ज़रा देखिए, यहाँ पे भी मैंने एक और एलिमेंट बनाया है और इनमें ना मैं ना आके ना यहाँ पे H1 का कलर बैकग्राउंड का कर देता हूँ लाइट ब्लू। और तो ये ज़रा देखिए, मैंने H1 का कलर लाइट ब्लू कर दिया है और H2 का एक्वा, ताकि मैं इन दोनों में सेम कलर रख के तो ताकि हम ना इनमें डिफरेंस ज़रा देख सके। अभी आप देखिए, जब मैंने इसको टॉप से दिया है 20 पिक्सल, ये नीचे आया है। लेफ़्ट से मैंने इसको दिया है तो इसको ये लेफ़्ट साइड से भी 20 पिक्सल ये आगे की तरफ मूव हो गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैं इसमें इसका ना बैकग्राउंड मैं चेंज ही करता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं इसका करता हूँ रेड, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं करता हूँ येलो ग्रीन वायलेट कर लेते हैं। तो ये आप देखिए ज़रा, अब ये जो हमारा यहाँ पे ये ब्लू है, ये देख रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको पोजीशन से लेफ़्ट साइड से 20 पिक्सल आगे किया है, तो ये अब दूसरे एलिमेंट में जो हमारा अपने पेरेंट एलिमेंट से बाहर जो उसके साथ एक और पेरेंट एलिमेंट है, उसके अंदर भी ये जाके तो डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन ऐसे काम करती है जैसे ये पेज के ऊपर आ जाते हैं एलिमेंट्स। तो ये अभी दूसरे एलिमेंट में भी जा रहा है। अगर मैं नहीं चाहता कि ये दूसरे एलिमेंट में जाए, तो मैं यहाँ से इसकी विड्थ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं इसको 300 पिक्सल कर लेता हूँ इस तरह से, तो मैं इसकी विड्थ कंट्रोल कर सकता हूँ। या मैं चाहता हूँ कि विड्थ इसकी यार जितना ये एलिमेंट है इतनी रहे, और जब पेज चेंज होगा तो मुझे तो नहीं पता चलेगा विड्थ कितनी इसमें रखनी है और कितनी नहीं। मींस पेज चेंज होने से मुराद है कि जब जूम और जूम आउट होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने लेफ़्ट डिव में आऊँगा और यहाँ पे मैं आके ओवरफ्लो, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, ओवरफ्लो को मैं हिडन कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी कंटेंट इस पर्टिकुलर सेक्शन से जिसको मैंने ओवरफ्लो हिडन किया है उससे बाहर जा रहा है, वो सारा हाइड हो जाएगा, वो स्क्रीन पर नहीं आएगा। तो अभी ये क्या हुआ है, ये हमारा एलिमेंट जो लाइट ब्लू कलर में है ये बाहर तो जा रहा है, लेकिन मैंने इसको ओवरफ्लो हिडन कर दिया है, जिसकी वजह से ये नज़र नहीं आ रहा। तो अब अगर मैं इसको ये जूम आउट और जूम इन भी करूँगा तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम करता रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको मैनुअली इसकी विड्थ को एडजस्ट कर लेता, इस तरह से विड्थ मैं इसकी अगर 600 पिक्सल कर लेता, तो अभी कम है, मैं इसको ना 750 आई थिंक करनी पड़ेगी हमें। तो 730, 740, अच्छा, अब समझे, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब मैंने देखे इसको 90% पे किया, वो कितना कम हो गया। इसको मैंने 75, तो ये देखे ये, फिर इसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे। तो इसी के लिए हमारे पास यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन है। वैसे भी ओवरफ्लो हिडन का बहुत सारा यूज़ होगा आगे, तो मैंने आपको यहीं पे ओवरफ्लो हिडन के बारे में बता दिया है कि इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करें इसके बाद ना, आप ज़रा देखें, मैं यहाँ पे ना अपने एलिमेंट को ऊपर से देता हूँ 50 पिक्सल। तो ये आप देखिएगा, ये एलिमेंट हमारा इस एलिमेंट के ऊपर आ चुका है, ये जो हमारा नीचे एलिमेंट है तो इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको दे देता हूँ टॉप से, मैं परसेंटेज में जाता हूँ, तो परसेंटेज में जाके इसको मैं करता हूँ 80%। तो अभी ये 80% अगर देखा जाए तो ये स्क्रीन तो हमारी 100% होगी, ये वाली, ठीक है। ये हमारी जो पूरी स्क्रीन है ये हमारी 100% है। तो 80% तो ऑलमोस्ट यहाँ तक नहीं था आना चाहिए, लेकिन नहीं, वो इसलिए नहीं कि ये अपने पेरेंट के मुताबिक चल रहा है। इसका पेरेंट क्या है, ये ब्राउन बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट अंडरस्कोर डिव, तो ये अपने पेरेंट के मुताबिक चल रहा है। इसके पेरेंट एलिमेंट के मुताबिक 80% यहीं पे आती है। अगर मैं 100% करूँगा तो बिल्कुल नीचे इसके बॉर्डर के साथ लगेगा। ये अब बेसिकली हुआ क्या है, ये इससे बाहर चला गया है। मैं आपको ओवरफ्लो हिडन को ना ख़त्म करके दिखाता हूँ हुआ क्या है। ये देखे 100% इसका पेरेंट एलिमेंट यहाँ तक आ रहा है, तो इसने 100% गैप लिया है। गैप मीन्स कि जितने इसके पेरेंट की हाइट है इसने सारा गैप लिया है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे प्लेस करना है इस बॉटम के बॉर्डर के ऊपर, तो उसके लिए मुझे इसको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस तरह से करके 90% समथिंग, तो इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब हुआ क्या है, ठीक है, इसको तो मैं नीचे ले आया, ये तो एक बात होगी, आपको चीज़ों की समझ आ गई। अब ये किस चीज़ की स्पेस आ रही है ऊपर,
ये ऊपर देख रहे हैं किस चीज़ की स्पेस है, ये खाली क्यों है? इस एलिमेंट को तो यहाँ चले जाना चाहिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं अगर रिलेटिव को ख़त्म करूँ तो ये हमारा फिर टॉप लेफ़्ट ये नहीं चलेगा, क्योंकि स्टैटिक पोजीशन अभी ये इसकी हो चुकी है। स्टैटिक पोजीशन में टॉप लेफ़्ट बॉटम कुछ भी नहीं चलता। तो ये देखें, ये जो ऊपर स्पेस आ रही है ये आ रही है इसकी, ये जो ऊपर खाली जगह आ रही है। मैं ना H2 का मार्जिन ख़त्म करता हूँ, तो ये अभी देखिए, तो ये मैंने रिलेटिव को ऑन किया, ये तो आ गया नीचे, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल जगह है, जो हमारे पास हमारे पेज में इसकी ओरिजिनल जगह थी पहले एलिमेंट की, वो रिजर्व्ड रहेगी, वो कोई और एलिमेंट नहीं ले सकता। हाँ, इस तरह से मैं कर सकता हूँ, मैं ये हेडिंग 2 को फिर से पोजीशन करूँ और इसको मैं बॉटम से दूँ 20 पिक्सल, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास एक और तरीका भी है ये चीज़ करने का, जिसमें मुझे इसमें पोजीशन भी नहीं यूज़ करनी पड़ेगी। हेडिंग 2 में मेरा सिर्फ इसी में से काम हो जाएगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा अपने राइट डिव में, और राइट डिव में आने के बाद मैं अपने H1 को सिलेक्ट करूँगा। H1 में मैं आके सेम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करूँगा, तो ये सेम टू सेम व्यू आ रहा है। इसको मैं चाहता हूँ यहाँ चला जाए, पोजीशन रिलेटिव की जगह मैं एब्सोल्यूट करूँगा। अब देखें, ये यहाँ पे चला गया। अब एक हमारे पास इशू हो गया है कि ये हमारा जो है बाहर आ चुका है, इससे अपने पेरेंट से बाहर आ चुका है और यहाँ पे आकर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हाइड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तो ये अभी आ भी यहाँ पे गया है और दूसरे नंबर पे ये हाइड भी नहीं हुआ। तो हाइड के लिए अगर हम देखें तो हमने इसको ओवरफ्लो हिडन यहाँ भी दिया हुआ है, लेफ़्ट डिव और राइट डिव दोनों को लगा हुआ है। यहाँ से मैं अगर ख़त्म भी कर दूँ तो ये आप देखें ना, इसको ये आगे से नहीं शो हो रहा, लेकिन ये शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट पोजीशन जो होती है वो तो टोटली इस तरह से वर्क करती है कि हमारा एलिमेंट पेज के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। तो उसको हम पेज में किसी भी जगह पे ले जाए, उसको हम हाइड नहीं कर सकते इस तरह से अपने एलिमेंट से। अगर हम करें ओवरफ्लो हिडन तो वो हाइड नहीं होगा, वो डिस्प्ले होगा। तो अब मैं चाहता हूँ, चले ये तो ठीक है, आपको समझ आ गया, ओवरफ्लो हिडन इस पे काम नहीं करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा इस एलिमेंट के अंदर आए, तो उसके लिए मुझे इस एलिमेंट को, ये जो हमारा राइट डिव है, इसको पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ राइट डिव में, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ पोजीशन रिलेटिव। तो अब ये यहाँ पे आएगा, ये देखिए, ये और ये सेम आ रहे हैं। अब इसमें एक और इशू है कि इसकी जो विड्थ है वो बिल्कुल इसके कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे H1 में आके विड्थ भी दे सकता हूँ इस तरह से। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे 500 पिक्सल कर सकता हूँ। ये देखें, मुझे यहाँ पे मैन्युअली विड्थ एडजस्ट करनी पड़ेगी अब। तो अगर मैं ये नहीं करना चाहता तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, मैं इसको राइट से दे लूँ 0। तो ये देखें, अब ये राइट के 0 तक इसकी विड्थ चली गई है। अभी अब देखिए ना, मैंने इसको राइट से 0 किया है तो ये क्या हुआ है, ये राइट साइड से 0 तक पहुँच चुका है। तो एब्सोल्यूट में हम इस तरह से भी अपनी विड्थ वगैरह को सेट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से 30% में दूँ, तो मैं यहाँ पे 30% दूंगा, तो यहाँ से जितना 30% होगा वो छोड़ के बाकी सारा ये विड्थ ले लेगा। तो ये इस तरह से इसमें काम करता है हमारा जो पोजीशन एब्सोल्यूट है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने जो अपनी इसकी ओरिजिनल यहाँ पे जगह थी, अगर मैं इसके एब्सोल्यूट को ख़त्म करूँ तो इसकी जो ओरिजिनल जगह थी वो ये थी, लेकिन इसने अपनी ओरिजिनल प्लेस को भी छोड़ दिया है, इसने अपनी जगह को रिज़र्व नहीं किया अपने पीछे। तो इस तरह से अगर मैं इसमें 2-3 H1 का यूज़ करूँगा, ये देखें यहाँ पे मैंने 2 H div इन div 2 H1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग 1, यहाँ पे हेडिंग 1, यहाँ मैं करता हूँ 2, यहाँ मैं करता हूँ 3, और यहाँ मैं कर देता हूँ कलर इसका ग्रीन, इसका कलर मैं करता हूँ आजा ब्लू। और ये ज़रा देखें हम, अब ये ब्लू कलर आ रहा है, ये ब्लू कलर आ रहा है और इसके अंदर टैग्स आ रहा है, दिस इज़ हेडिंग टैग इन div 2 हेडिंग 3। तो ये वाली हेडिंग आ रही है, क्यों? क्योंकि ये हमारी सबसे नीचे है H1 टैग। तो अभी मैं आपको ना ये डिटेल में बता भी देता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको लेके जाऊँ इसको, तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे
हमारा टैग जो हमारा चला है, हमारा एलिमेंट जो बेसिकली, मुझे ना इनको ना थोड़ा सा क्लासेस वगैरह लगानी पड़ेगी, और मैं ना ये बैकग्राउंड कलर्स लगे रहने देते हैं यहाँ ही। तो मैं ना इन सबको ना क्लासेस लगा लेता हूँ। यहाँ पे क्लास h2 कर देता हूँ, यहाँ क्लास h3, यहाँ मैं कर देता हूँ क्लास h1, यहाँ भी आके मैं क्लास h1, क्लास h2, क्लास h3, और यहाँ आके मैं क्या करता हूँ h1 डॉट लेफ्ट डिव h1, यहाँ पे मुझे ना क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ ले आता हूँ, और डॉट लेफ्ट डिव डॉट h2, इसके बाद डॉट लेफ्ट डिव डॉट h3, ये आ गया। अब मैं सारे को ना एक दफ़ा बंद करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है यहाँ पे। इसको तो अभी आप छोड़ दें, अभी आप देखें इसको, यहाँ पे ना h1 को कहीं मैंने ये लेफ्ट डिव, ये राइट डिव, और ये इसको ना मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। तो अभी आप देखिए हो क्या रहा है, अभी हो कुछ ऐसे रहा है। ये हमारे पास आ रहा है हेडिंग 1 h हेडिंग टैग इन div 1, हेडिंग टैग इन div 2, और ये ना ब्लू को थोड़ा सा ना लाइट सा कलर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा चले। तो ये हमारे पास आ रहा है हेडिंग 3। ये 3 मैंने हेडिंग टैग्स बनाए हैं h1 को यूज़ करके। अब अगर मैं इनको सेम वैल्यू दूंगा ना, मैं यहाँ पे आके इनको देता हूँ लेफ्ट डिव h1, ये कहाँ पे गया लेफ्ट डिव हमारा h1, ये तो इसको मैं करता हूँ पोजीशन रिलेटिव, और टॉप से इनको मैं करता हूँ मैं कर लेता हूँ इनको टॉप से लेट्स सपोज 30%। तो अभी ये देखिए ये क्या हुआ, अब ये तीनों ने जहाँ पे इनकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ से 30% लिया है। मीन्स के ये पहला एलिमेंट हमारा ऑलमोस्ट यहाँ तक था, ये यहाँ तक जहाँ तक मैं माउस को अपने को ला रहा हूँ, इसके ऊपर ऊपर था यहाँ तक इतना। तो इसने यहाँ से स्टार्ट होके तो यहाँ तक आया है, ये यहाँ, तो ये इसने यहाँ से 30% लिया है। सेकंड एलिमेंट हमारा ऑलमोस्ट इस जगह पे था, इसने यहाँ से 30% लिया है। थर्ड हमारा इस जगह पे था, तो इसने यहाँ से 30% लिया है। इन सब ने यहाँ ऊपर से शुरू नहीं किया, तो इन्होंने यहाँ से 30% लिया है। अब इनको अगर मैं 50% करूँ तो ये देखिएगा, ये 50 हुआ, ये 60 हुआ, ये मैं इसको 70 किया मैंने, तो ये देखिए ये मैंने अब इसको भी 70% किया है, लेकिन ये तो बिल्कुल नीचे आ चुका है अभी ही 70% में ही। हालांकि होना तो इस तरह चाहिए, इसको ऑलमोस्ट 90% तक नीचे आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 90% करूँ तो ये अभी आके ये नीचे आ रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 10% जगह तो ये भी ले रहा है ना, तो ये अभी आके बिल्कुल नीचे आया है। लेकिन जो नीचे वाले एलिमेंट है उनका क्या है, वो यहाँ से शुरू हुए हैं, वो ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू हुए हैं, और तीसरा जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसलिए वो ज़्यादा नीचे चले गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ उसकी एब्सोल्यूट पोजीशन की, और उसमें भी मैं सेम चीज़ करूँ, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसमें क्या होगा। ये राइट डिव में मैं गया, h1 में मैं आया, यहाँ पे मैंने पोजीशन रिलेटिव की सेम चीज़ हुई, मैं अब इसको करता हूँ एब्सोल्यूट। तो अभी मैंने इसमें एब्सोल्यूट किया, तो अभी आप देखें इसने ऊपर की जगह जो थी इनकी ये वाली, ये तो टोटल ख़त्म होगी, और जिसकी वजह से हुआ क्या, ये सारे आ रहे हैं हमारे एक ही जगह पे, ये अभी हमारे तीनों इसी पे आ रहे हैं। अगर मैं इसमें से किसी एक को भी बंद करूँगा ना, ये मैं इस तरह से आपको करके दिखाता हूँ। मैं इनमें से अपने थर्ड वाले को जो अभी सबसे ऊपर आ रहा है, ये h1, इसको मैं कमेंट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे h2 वाला ग्रीन आ गया। h2 को मैं कमेंट करता हूँ तो ये रेड आ जाएगा। अब ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ये होता है एब्सोल्यूट पोजीशन का काम। तो अब जो पहले कौन सा आ रहा है या दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा, हमने अभी लेक्चर 13 में भी इस चीज़ के बारे में देखा था।
और पहले भी हम देखते हैं कि जिन चीज़ की स्पेसिफिसिटी सेम हो, अब इन सब की स्पेसिफिसिटी तो सेम है, तब इनमें जो सबसे नीचे होगा तो वही सबसे ऊपर आएगा। अब मैं चाहता हूँ मेरा थर्ड वाला सबसे ऊपर आए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके ना मैं लेफ़्ट इसको मैं ना ऐसे करता हूँ डॉट राइट डिव h1 डॉट h3। h1 का मतलब है हेडिंग 1 टैग, उसमें जिसमें h3 की क्लास हो, मतलब कि ये जो भी हमारा ऊपर आ रहा है। तो मैं ना सॉरी यहाँ पे h2 वाले को करता हूँ, मैं ग्रीन को ऊपर लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है z इंडेक्स। तो z इंडेक्स का क्या काम होगा, यहाँ पे जितनी बड़ी उसका z इंडेक्स की वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, उतना ही उसका चांस होगा ऊपर आने का। यहाँ पे मैं अभी करता हूँ 1, तो अभी ये आ गया ऊपर, क्योंकि पहले इन सब का z इंडेक्स था 0। तो अब अगर मैं यहाँ पे ही नीचे h1 का यूज़ करूँ, यहाँ पे जो है h1 जो हमारी क्लास है ये वाला, ये h1 और इसको कलर है ये होगा लाइट ब्लू होगा। तो इसको मैं करता हूँ z इंडेक्स 2, तो ये ऊपर आ जाएगा। सॉरी ये रेड हमारा आ रहा है यहाँ से, ये इसको हमने रेड कलर लगाया हुआ है, ये h1, तो ये भी ऊपर आ गया। अब मैं चाहता हूँ ब्लू ऊपर आए, तो ब्लू को भी मैं इसी तरह से ऊपर ले आऊँगा। यहाँ पे मैं h3 का यूज़ करूँगा और ब्लू को मैं 3 काट दूँगा, तो ये ऊपर आ गया। ये देखें, ये भी मैंने बंद किया तो ये ख़त्म हो गया, ये भी ऊपर आ गया। अब मैं अगर इसको कर देता हूँ ये 25, तो ये सबसे ऊपर आएगा क्योंकि इसका z इंडेक्स सबसे बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे अगर इसको मैं 4 करूँ, मैं इसको 5 करूँ, मैं इसको 6 करूँ, ये नहीं ऊपर आने लगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये h1 का z इंडेक्स 25 है, तो मुझे इसको 26 करना पड़ेगा एटलीस्ट ऊपर लाने के लिए। तो इस तरह से हमारा z इंडेक्स काम करता है। अगर यहाँ पे मैं 100 कर दूँ तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हम z इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनका हमारे पास यूज़ केस क्या होगा एब्सोल्यूट का, जो मैंने आपको अभी बताया है, तो इसको मैं आपको छोटा सा एक हिंट भी देता हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट डिव की जगह ना मैं राइट डिव को यूज़ करूँगा, और राइट डिव को मैं यूज़ करूँगा और ऐसे राइट डिव आ गया हमारे पास। ये 90% है, इसको मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट 70% पे, इसको मैं कर देता हूँ 80% पे। और ये देखिए ये हमारे पास इसका यूज़ केस होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी, तो इनको मैं ख़त्म करूँगा ताकि ये तीनों शो हो हमारे पास। तो ये देखें, तो ये अभी तो हमारे पास इनकी हाइट वगैरह कम थी, तो इस वजह से ये इनके दरमियान में आप देख रहे हैं गैप भी आ रहा है, ये वाइट स्पेस भी आ रही है। ये बेसिकली गैप आ रहा है इनके दरमियान क्योंकि हमारे पास इनकी ना हाइट कम थी। तो मैं यहाँ पे आके h1 को ना एक हाइट दे लेता हूँ ऑलमोस्ट 70 पिक्सल, और ये आई थिंक इनफ होगी इसके लिए। तो ये अभी देखिए ये भी हो क्या रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। मैं ना अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो यहाँ से ना थोड़ा सा इनको ना लेफ़्ट साइड से भी 20 पिक्सल है, इसको मैं 40 करता हूँ, इसको मैं 60 करता हूँ। तो ये देखिए अब आप ये देख रहे हैं ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं बेसिकली। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। तो ये देखें ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम पोजीशन एब्सोल्यूट को यूज़ कर सकते हैं और अपने एलिमेंट्स को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं अपने पूरे वेब पेज में। इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एलिमेंट इसी के अंदर रहे, अब उसके पेरेंट के अंदर, तो आपको उसके पेरेंट की पोजीशन को भी रिलेटिव करना पड़ेगा। जहाँ पे मैंने राइट डिव को पोजीशन रिलेटिव किया, अगर मैं इसको ख़त्म करूँगा तो अभी आप देखिए ये सारा कुछ बाहर आ चुका है और सारा कुछ गड़बड़ हो चुका है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये अभी आप देखें ना, ये अब इसके पेरेंट को ले रहा है। अब अगर इसके अंदर मैं कोड डिव बनाऊँगा ना और उसकी विड्थ और हाइट मैं कम रख दूँगा, और अगर मैं उसको पोजीशन रिलेटिव कर दूँगा तो ये उसके मुताबिक चलने लग पड़ेंगे। तो ये चीज़ भी पॉसिबल है, मतलब आप इसका जो पहला पेरेंट होगा, इन तीनों का जो पहला पेरेंट होगा, तो ये उसी के मुताबिक कंट्रोल होंगे। अगर उसकी पोजीशन रिलेटिव होगी तो फिर, अगर उसकी पोजीशन रिलेटिव नहीं है पहले पेरेंट की, तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपने बेशक उसके 10 डिव्स बनाए हुए हैं, मीन्स कि आपने उसके 10 पेरेंट हैं इसके पास, और उन 10 पेरेंट एलिमेंट के में से 10वें नंबर पे जो है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, उसकी पोजीशन रिलेटिव है, तो ये फिर उसके मुताबिक काम करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ
और इसको मैं स्टाइल करके तो विड्थ इसकी देता हूँ 30% और हाइट इसकी मैं देता हूँ 20% या VH। और इसको मैं बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। और इसके अंदर मैं आके थोड़ा सा लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट लिखता हूँ। और अब इसके अंदर में आके ना, या मैं ये नहीं लिखता, लॉरेम इप्सम को छोड़े, मैं इन सब को इसके अंदर डाल देता हूँ। तो अभी आप देखें, ये हमारा डिव है जो हमने बनाया है ग्रीन, ये इसके अंदर हेडिंग आ रही है, ये हमारी हेडिंग 2। ये क्योंकि इस पर तो कोई भी हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं चली, ये स्टैटिक है, स्टैटिक तो जैसे एलिमेंट को आना चाहिए वैसे आएगा। लेकिन इन सब पे हमारी चल रही है एब्सोल्यूट। और ये एब्सोल्यूट कैसे ले रहे हैं, ये इनके ऊपर जहाँ पे पोजीशन रिलेटिव है ये उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो अगर मैं इसकी पोजीशन को रिलेटिव कर दूंगा इस डिव की, ये देखिएगा ज़रा, ये पोजीशन और रिलेटिव, तो ये अभी देखिए ये सारा कुछ इसके अंदर चला गया, क्योंकि ये हमारा फॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा है तो इसलिए हमारी चीज़ें इस तरह से डिस्टर्ब हो रही हैं। तो अभी मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव नहीं करूँगा। और अगर यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ इस तरह से इसके अंदर, और इसकी पोजीशन तो नहीं है ना रिलेटिव, जैसे दूसरे की नहीं है, इसकी भी नहीं है रिलेटिव, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर मैं सारे कंटेंट को इसके अंदर रखूँगा तो वो ऑटोमेटिकली इसके मुताबिक एडजस्ट हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये अब इस बॉक्स के मुताबिक एडजस्ट हो चुका है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लेफ़्ट डिव को राइट डिव और लेफ़्ट डिव H1 ये टॉप से 70% है, तो ये पहला 70% आ चुका है, क्योंकि हमारे इनके अंदर टेक्स्ट काफ़ी बोल्ड लैंग्वेज में है तो इसलिए ये काफ़ी नीचे आ रहा है। और इसके बाद ये ख़त्म हुआ है तो ये इसका 70% यहाँ तक आ रहा है, इसके बाद इसका 70% यहाँ तक आ रहा है। तो ये इस तरह से एडजस्ट हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ये जो है हमारे पास रिलेटिव और एब्सोल्यूट और स्टैटिक, तो हमारी जो मैनुअल बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है वो हमारी स्टैटिक ही होती है। इसके बाद हैं वो हैं फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन का क्या काम होता है? फिक्स्ड पोजीशन का काम मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि नाम से ही जाहिर है किसी भी एलिमेंट को फिक्स कर देता है। अब मैं ना आपको इसकी एग्जांपल बड़ी इजीली दे देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लॉरम लिखूँ और 1000 लिखूँ, सॉरी ये 100 आ गया है, 1000, तो ये हमारे पास 1000 वर्ड्स आ। अभी ये देखें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये मेरी जो इमेज आ रही है ये ऊपर जहाँ पे मेरी वीडियो चल रही है अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये तो नहीं ना मूव कर रही, वैसे इसका इस वेब पेज से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये मूव तो ना कर रही इसके साथ साथ, तो ये क्या है, ये भी यहाँ पे फिक्स हुई हुई है। तो यही चीज़ फिक्स का जो प्रॉपर्टी है वो भी करती है। यहाँ पे मैं इसको तो यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं आके ना मैं यहाँ पे ना एक बटन बनाता हूँ। बटन के अंदर मैं ना क्या डालूँ, कोई ना मैं आइकॉन डालता हूँ यहाँ से ताकि वो डिस्प्ले हो। तो मैं इसको ना ये हर्ट को डाल लेता हूँ, 2-3 हर्ट डाल लेते हैं। अब यहाँ पे आऊँगा अगर मैं, तो ये हमारा बटन आ रहा है। अब इस बटन को ना मैं इस जगह पे फिक्स कर देता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं आया बटन पे, बटन को मैंने पोजीशन दी फिक्स्ड, ये भी फिक्स हो गया। अब ये यहीं पे फिक्स हो गया है। अब इसको मैं यहाँ से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। मैंने क्योंकि इसको नीचे यहाँ तक लेके आना है, तो मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। टॉप से मैं इसको करूँगा 80%, तो ये ऑलमोस्ट ये ऊपर से, क्योंकि इसका पेरेंट एलिमेंट अब पूरी ये बॉडी को ले रहा है, तो ये टॉप से यहाँ तक इसका 80% बन रहा है। लेकिन इंस्टेड ऑफ के मैं टॉप से इसको करूँ, मैं बॉटम से भी कर सकता हूँ। तो बॉटम से अगर मैं करूँगा तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 20% वैल्यू देनी पड़ेगी, और अब ये बॉटम से यहाँ तक आ गया है। तो अब जिसको भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब इसमें छोटी वैल्यू देनी पड़ रही है, मैंने इसलिए इसको यूज़ किया है। वरना लिखना तो उतना ही पड़ेगा, जहाँ मैंने 2 लिखा है यहाँ 80 लिखना पड़ेगा। तो बाकी मैं इसको लेफ़्ट से 10% कर देता हूँ, तो ये लेफ़्ट से 10% भी होगा। अब ये देखें ये पेज के ऊपर ये कैसे फिक्स हो चुका है, ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। तो इसका मैं फॉन्ट साइज़ भी 20 पिक्सल दूंगा। बैकग्राउंड कलर मैं इसको कोई ग्रीन सा दे देता हूँ। बॉर्डर मैं इसका नन करता हूँ, और बॉर्डर रेडियस में इसका 50%। तो देखते हैं क्या शेप बनी है हमारे पास। तो काफ़ी अजीब सी शेप हो गई है। हाइट इसकी मुझे करनी पड़ेगी 50 पिक्सल, और विड्थ भी 50 पिक्सल, और पैडिंग
P0 M0, इस तरह से भी आप मार्जिन पैडिंग ज़ीरो कर सकते हैं। तो अभी ये कुछ इस तरह से आ रहा है, अब थोड़ा सा स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको यार 100 कर देते हैं। तो ये देखें, ये अभी अब फिक्स हो चुका है, काफ़ी अजीब सा बटन हो गया है हमारा, बटन की तो बिल्कुल भी शेप नहीं रही। तो ये अभी आप देख रहे हैं ये हमारे पेज के ऊपर फिक्स हो चुका है। अब इसी तरह हमारे पास ना एक स्टैटिक होता है, तो मैं इसी को नीचे कॉपी करूँगा और इसको कमेंट करूँगा, और यहाँ पे ना स्टैटिक प्रॉपर्टी स्टिकी स्टैटिक तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्टिकी। तो अभी मैंने फिक्स किया हुआ है, ये यहाँ पे फिक्स हुआ हुआ है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ स्टिकी, तो स्टिकी से क्या होगा ये देखें, ये यहाँ पे आ चुका है इस जगह पे। अब मैं ना इसके नीचे ना मुझे थोड़ा सा कंटेंट और डालना पड़ेगा, तो मैं इसी को यार नीचे कॉपी कर लूँगा। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ और इसको ना मैंने थोड़ा नीचे कॉपी का। अब ये देखें, पेज में स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो ये यहाँ पे नज़र रखिए, ये उसके अंदर जा रहा है, ये उसके ऊपर चला गया नॉर्मल हर चीज़ की तरह। क्योंकि अभी मैंने इसकी पोजीशन तो स्टिकी कर दी है, लेकिन मैंने इसको बताया नहीं है कि ये कहाँ पे स्टिकी होगा, मीन्स के कोई मैंने इसकी टॉप बॉटम से वैल्यू नहीं दी। तो अभी मैं इसको ना ऐसे करता हूँ, ये टॉप से कर देता हूँ 10%। तो अभी ये देख रहे हैं, अभी तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल एक्यूरेट है जहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था पहले। अब जैसे ही मैं इसको इस तरह से ले गया, तो अभी ये देखें, ये एक पर्टिकुलर जगह पे आके फिक्स हो चुका है, ये यहाँ पे। ये देखें, मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, ये फिक्स है। इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये फिक्स है। जैसे ही ये फुल ऊपर पहुँच गया है अपनी पोजीशन पे जहाँ ये था, ये यहाँ पे वापस आ चुका है। तो ये है स्टिकी पोजीशन। इस तरह से मैंने इसको टॉप से 10% पे स्टिकी किया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे मिड में लाना चाहता हूँ, तो मैं लेफ़्ट से ऑलमोस्ट इसको देता हूँ 50%। तो ये एग्जैक्टली तो नहीं मिड में आएगा, क्यों? क्योंकि ये लेफ़्ट से 50% की जगह छोड़ रहा है। अगर मैंने एग्जैक्ट इसको लाना है, फिर तो मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, इसकी भी तो विड्थ आएगी ना आगे। तो वो मैं अभी नहीं कर रहा, मैं इस बटन की विड्थ वगैरह को नहीं देख रहा। तो उसके लिए ना मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 45% करने पे हमारा शायद काम चले। तो ये कम हो, मैं 47 करता हूँ, तो यार 48 करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारा सेंटर में आ चुका है। अभी आप देख रहे हैं, इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन, जो इसकी ओरिजिनल जगह थी यहाँ पे, ये लाडम इप्सम से पहले, वो जगह भी इसकी भी रिजर्व है, जैसे रिलेटिव में हमारे होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको करूँगा तो ये टॉप से 10 पिक्सल पे आके रुक चुका है। तो इस तरह से हम इसमें अपने जो हमारा होता है पोजीशन स्टिकी, उसको यूज़ करते हैं। तो अभी ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे आके रुक रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मेरी चेंज हो चुकी है, जैसे कि ये वाला। तो अभी ये देखें, ये यहाँ पे आके ये यहाँ पे आके बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, और जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये फिक्स हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा स्टिकी पोजीशन का काम है। तो हमने आज जितनी भी पोजीशंस थी उनके बारे में समझ लिया है। सबसे पहले हमने स्टैटिक पोजीशन के बारे में समझा, जो कि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है किसी भी एलिमेंट की। हर एक एलिमेंट की बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो होती है स्टैटिक, बिल्कुल जो नॉर्मल पोजीशन, जिसकी वजह से कोई भी मतलब चेंजिंग्स नहीं होती। जैसे हमारा लेआउट पहली वीडियोस में हमने देखा चल रहा था, वैसे ही चलेगा वो उसके साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव पोजीशन के बारे में भी हमने देखा है कि उससे भी हम अपने जिस भी एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशन देंगे, वो अपने पहले पेरेंट के मुताबिक एडजस्ट होता रहेगा, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट का यूज़ करके। और उसके बाद अपनी जो ओरिजिनल जगह होगी उसको भी रिजर्व्ड रखेगा, उस जगह को भी किसी को देने नहीं लगा। और उसके बाद हमने देखा एब्सोल्यूट के बारे में, जिस पे हमारा पेरेंट जो होगा, मतलब कि जिसकी पोजीशन रिलेटिव होगी जिस पेरेंट की, वो उसके मुताबिक एडजस्ट होगा। वो हो सकता है वो 10 पेरेंट छोड़ के उसका जो मतलब मोस्ट ग्रैंड पेरेंट एलिमेंट है उसकी पोजीशन रिलेटिव हो, तो उसके मुताबिक वो काम करेगा। और दूसरे नंबर पे वो हमारे अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है, ओरिजिनल जो जगह होती है, उसको रिजर्व भी नहीं करता। और तीसरे नंबर पे वो अगर हमारे एलिमेंट से बाहर भी निकल जाए, हम उसको अपने एलिमेंट से बाहर लेके जाएं और अपने उसके पेरेंट एलिमेंट की जो ओवरफ्लो है उसको हिडन भी करें, तो वो हाइड नहीं होगा, वो उससे बाहर शो होगा।
और इसके बाद जो हमारी चौथे नंबर पे थी वो थी फिक्स पोजीशन, जिसको यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट में कुछ फिक्स बटन्स वगैरह को लगा सकते हैं। कोई ईमेल का बटन आ रहा है, कोई सपोर्ट का, कोई चैट का वहाँ पे बटन आ रहा है, तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमने स्टिकी पोजीशन के बारे में देखा, जो कि हमारा नैव बार्स वगैरह में यूज़ होगा, कि हम अपने नैव बार को थोड़ा-सा स्क्रॉल करके उसके बाद चाहते हैं कि वो फिक्स हो जाए एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमारा स्टिकी पोजीशन यूज़ होगी। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये आपको समझ आ जाएगी। ये इतना ईज़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये थोड़ा-सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद ये यहाँ से आप समझ लें कि हमारे सीएसएस के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो चुके हैं। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे जो वीडियोज़ हमारी आगे 4-5 वीडियोज़ जस्ट रह गई हैं सीएसएस की, इन सब के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज तो आती ही है हमारी वीडियो के लास्ट पे, हर लेक्चर के लास्ट पे, लेकिन इनके लिए सेपरेटली जो है ना आपको चैलेंजेस दूँ, जो कि आप करें ताकि इनमें आपकी थोड़ी अच्छी ग्रिप हो सके। तो सबसे पहले हम आएँगे अपने ना कोड में readme.md की फ़ाइल में, यहाँ पे आपके लिए एक चैलेंज था, छोटा-सा एक्सरसाइज थी। तो 3 तरह की एक्सरसाइज है। पहली तो क्रिएट अ लेआउट यूजिंग रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। तो कोई भी लेआउट बनाएं यूज़ करते हुए रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशन, जैसे कि मैंने ये एक लेआउट बनाया है यहाँ पे, आप थोड़ा अच्छा बना लीजिएगा। ये मैंने तो आपको प्रैक्टिस आपकी करवाई है, आपको समझाया है चीज़ों को, तो इसलिए मैंने इस तरह से करवाया है। तो उसके बाद इम्प्लीमेंट अ फिक्स्ड हेडर दैट स्टेज एट द टॉप ऑफ द पेज व्हेन स्क्रॉलिंग। इसका क्या मतलब है, एक हेडर बनाएं यहाँ पे, हेडर मीन्स कि एक नेव बार बना ले यहाँ पे, जो कि पेज को मैं ऐसे स्क्रॉल भी कर रहा हूँ तो वो फिक्स रहे। तो वो किस तरह से बनेगा यार, वो बहुत ईजी है। वो आपने यूएल टैग का यूज़ करके उसका डिस्प्ले आपने इनलाइन कर देना है। हमने अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है। तो डिस्प्ले इनलाइन करेंगे तो वो एक नैव बार की शेप में आ जाएंगी, उसकी जो लिस्ट आइटम्स होंगी, तो उसको आपने ऊपर फिक्स करना है। अगर आप पेज को स्क्रॉल भी करते रहे तो वो अपनी जगह से ना हिले। तो तीसरे नंबर पे आपने बनाना है यूज़ अ स्टिकी पोजीशनिंग कीप स्टिकी पोजीशनिंग टू कीप एन एलिमेंट इन व्यू विद इन इट्स पेरेंट कंटेनर। तो इसका क्या मतलब है कि आप एक स्टिकी एलिमेंट बनाएं, किसी भी जगह पे आप बना सकते, जैसे कि ये है। तो टू कीप एन एलिमेंट इन व्यू विद इन इट्स पेरेंट कंटेनर, मतलब कि जो उसका पेरेंट कंटेनर है, जैसे कि इसका पेरेंट अभी क्या है, इसका पेरेंट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये बटन का पेरेंट यहाँ पे, अच्छा बटन का पेरेंट कुछ भी नहीं है। मैं ना यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ, डॉट कंटेनर 2 यहाँ पे यूज़ करूँगा, और इस सारे को ना मैं उसमें कंटेनर में डाल दूँगा। काफ़ी बड़ा हमने यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ कर लिया है, तो लास्ट तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ये, तो ये अभी मैंने इसको ना एक डिव के अंदर रख दिया है। तो इस तरह से आपने एक बनाना है, एक पोजीशन स्टिकी को यूज़ करके कोई भी एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग टैग वट एवर यार, जो मर्ज़ी आप यूज़ कर लें। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको ये ऐसे समझ आने वाली नहीं है ये चीज़ें, ये पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना इतना इजी नहीं है। ये एब्सोल्यूट, ये रिलेटिव, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-4 दफ़ा तो एटलीस्ट करनी पड़ेगी इन चीज़ों की प्रैक्टिस। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं एक चैलेंज लेके आऊँगा, जो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप उसको बनाएंगे, उस चैलेंज को। तो नेक्स्ट आपके साथ चैलेंज में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।